हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आज है 7 अप्रैल 2022। कल 2 दिन की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है मार्च महीने के पूरे मैराथन करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लगभग 100 क्वेश्चन डियर हम लोगों ने डिस्कस किया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है पूरे मार्च महीने के सेशन को एक बार जा करके आप सभी लोग जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7 अप्रैल की करंट अफेयर के बारे में, जिसका टारगेट हमेशा आप याद रखिएगा मिशन सक्सेस। आपके इस मिशन का टारगेट है, यानी आपका जो लक्ष्य है, आपकी जो उम्मीदें हैं, उन लक्ष्य में आप कामयाब हों, यही इसका टारगेट है डियर। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। और जितने भी दोस्त हैं एक बार सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सेशन को। फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर सेशन। आइए बढ़ते हैं डियर अपने सेशन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य में 13 नए जिलों के गठन के बाद जिलों की संख्या 26 हो गई है? कौन सा राज्य है जिसमें 13 नए जिलों के गठन हुए हैं और जिलों की संख्या टोटल कितनी हो गई है? 26 हो गई है। इसके पहले इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है डियर। इसके पहले इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिस राज्य में इसका गठन किया गया है, हमने डिस्कस भी किया है। अगर आप लोगों ने क्लास ज्वाइन किया होगा तो आंसर आपको जरूर पता होगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का कि वो राज्य कौन सा है? तो उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है। 4 अप्रैल से इनके गठन को जो है स्वीकृति दे दी गई है पूरी तरह से। और अब जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 26 हो चुका है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डियर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। क्या नाम है? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने गुंटूर के ताडेपल्ली में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये जानकारी दी कि 13 नए जिलों का शुभारंभ हो चुका है। अब आपके जिलों में, यानी आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या हो गई है टोटल 26। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल से मान्य हुए हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो नए जिले हैं, और भारत का ऐसा राज्य है जो पहली बार भाषा के आधार पर गठन हुआ था, आंध्र प्रदेश का। और आंध्र प्रदेश से ही 2014 में एक राज्य अलग होकर बनाया गया था जिसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो नए विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं डियर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा नाम है। क्या नाम है? विनय मोहन क्वात्रा नाम है। आईएफएस अधिकारी हैं। उसके अलावा चीन में, भारत, नेपाल में, चाइना में, नेपाल में, फ्रांस में, कई जगहों पर, कई सारे देशों में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, और इन्हें अब जो है नई जिम्मेदारी दी है। भारत के विदेश सचिव के रूप में एक को नियुक्त किया गया है। आईएफएस के अधिकारी हैं विनय मोहन क्वात्रा जी। दिल्ली में विदेश, जो भारत का विदेश मंत्रालय है सचिव का, वहां पर भी कार्य कर चुके हैं विनय मोहन क्वात्रा जी, और नई जिम्मेदारियां मिली है विदेश सचिव की। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विनय मोहन क्वात्रा विल बी द करेक्ट आंसर। कौन कौन से देशों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं? तो नेपाल में, उसके अलावा आपका फ्रांस, चीन, इन सारी जगहों पर भारत के राजदूत के रूप में या अन्य नियुक्तियों के पद पर भारत की तरफ से कार्य कर चुके हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है, देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? देश में सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य में है? ये इसका मतलब है, सिंपल सा मतलब है, देश में सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है डियर? तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। कहां पर? छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। लेकिन अगर यहीं पर क्वेश्चन में आ जाए सबसे अधिक कहां पर है, तो सबसे अधिक कहां पर है डियर? वो है हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है, याद रखिएगा, हरियाणा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा है और सबसे कम है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में 9वीं कक्षा के सभी छात्रों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी? भगवत गीता किसको पढ़ाई जाएगी? कौन सी क्लास के बच्चों को? तो ये 9वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाएगा डियर भागवत गीता।
आखिर ये भागवत गीता पढ़ाने का जो प्लान है ये कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, कौन से राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है डियर? तो ये शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 9वीं कक्षा से छात्रों को भागवत गीता पढ़ाने का यहाँ पर लागू करने का प्रावधान किया गया, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किस आयोग के द्वारा किया गया है? मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का जो शुभारंभ है कौन से आयोग के द्वारा किया गया है डियर? तो इस आयोग, ये कौन से आयोग के द्वारा किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनने वाला है। तो ये आपका राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तस्करी के मामलों से निपटना, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता को बढ़ाना और उसके अलावा प्रशिक्षण और क्षमता को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। और महिला आयोग की अगर हम बात करें डियर, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका जो गठन है 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन किया गया था और 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में बन गया था राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित। और इसका जो है पहला बार जो गठन किया गया था तो उस समय इसकी अध्यक्ष कौन थी डियर? तो उनका नाम है जयंती पटनायक। क्या नाम है? जयंती पटनायक उनका नाम था। और इस जो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं डियर? तो एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा एक सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। यानी इस हिसाब से हम देखें तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? तो 7 मेंबर होते हैं टोटल यहाँ पर इस राष्ट्रीय महिला आयोग में। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये किताब का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है डियर? तो ये किताब लिखी गई है आलोक चक्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? आलोक चक्रवाल के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। याद रखिएगा किसके द्वारा डियर? आलोक चक्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है आपका बिरसा मुंडा से संबंधित, जो जनजातीय एक नायक थे। एक प्रकार से अगर हम बात करें बिरसा मुंडा के बारे में डियर, तो बिरसा मुंडा को कई सारी जो जनजातियां थी उस समय झारखंड में, वो इनको भगवान के रूप में मानती थी बिरसा मुंडा को। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा डियर? यहाँ पर आलोक चक्रवाल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जो जन्म है बिरसा मुंडा का वो 1875 में हुआ था। कब हुआ था डियर? 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और 1900 यहाँ पर लगभग 1900 ईस्वी में इन्होंने आंदोलन चलाया था। किसके विरुद्ध में? तो ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध में इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया था, जिसके बाद इनको गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1900 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। और जो जनजातियां थी वहां पर, उन जनजातियों के द्वारा इनको भगवान के रूप में पूजा जाता है बिरसा मुंडा को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से संबंधित है ये किताब। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बिरसा मुंडा विल बी द करेक्ट। यहाँ पर आलोक चक्रवाल हो जाएगा और किसके बारे में है? तो बिरसा मुंडा के बारे में है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखिएगा डियर, इनसे संबंधित काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई गई थी जनजातीय दिवस के रूप में। ठीक है, जनजातीय दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई गई थी हमारे देश में, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं डियर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें डियर, तो ये जो आलोक चक्रवाल जी है ना, ये बिलासपुर में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। वहीं पर जो है एक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, याद रखिएगा, वहाँ के कुलपति भी हैं। और 1990 में जब इनको गिरफ्तार किया गया था, झारखंड में आप लोगों ने सुना होगा मुंडा विद्रोह जो छोटा नागपुर में हुआ था। कहाँ पर? छोटा नागपुर में, झारखंड में। ठीक है, तभी इनको गिरफ्तार किया गया था। और कई सारी जो जनजातियां हैं उन जनजातियों के द्वारा इनको
अलग अलग नाम दिए जाते हैं। इस प्रकार का जो विद्रोह है, इसको जो विद्रोह किया गया था 1900 में, उसे मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है डियर। क्या कहते हैं? मुंडा उल गुलान कहा जाता है। और जो जनजातीय जाति के लोग हैं वो इन्हें एक प्रकार से धरती का अब्बा या जगत पिता के नाम से भी संबोधित करते हैं। याद रखिएगा बिरसा मुंडा को। आंसर हो जाएगा आलोक चक्रवाल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा है मियामी ओपन के सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? मियामी ओपन के सबसे युवा चैंपियन की बात की जा रही है डियर। तो कौन बन गए हैं मियामी ओपन के सबसे युवा चैंपियन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मियामी ओपन से संबंधित आपका। सबसे युवा चैंपियन कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है कार्लोस अलकराज। क्या नाम है डियर? कार्लोस अलकराज जो हैं स्पेन के हैं और ये बन गए हैं सबसे युवा चैंपियन। पुरुष एकल की बात की जा रही है डियर। यहाँ पर 4 तरह के गेम होते हैं पुरुष एकल में। कार्लोस अलकराज बने हैं विजेता। कौन बने हैं? कार्लोस अलकराज। और इन्होंने पराजित किया है किसको? तो कैस्पर रूड को पराजित किया है। याद रखिएगा डियर। किसको? यहाँ पर कैस्पर रूड जो नॉर्वे के हैं, कहाँ के डियर? नॉर्वे के हैं। इनको पराजित किया है और ये हैं स्पेन के। उसके अलावा अगर हम महिला एकल की बात करें डियर, तो महिला एकल में हमने डिस्कस भी किया था। कौन? इगा स्वित्सिक। कौन? इगा स्वितिक जो हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है नाओमी ओसाका को पराजित किया था, जापान की। कहाँ की? जापान की हैं। याद रखिएगा नाओमी ओसाका, और ये हैं पोलैंड की। तो कम से कम ये दोनों तो आपको याद होना चाहिए, पुरुष एकल और महिला एकल मियामी ओपन के बारे में। और कार्लोस अलकराज जो हैं स्पेन के खिलाड़ी हैं और सबसे ये युवा चैंपियन बन गए हैं। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो फ्लोरिडा अमेरिका में आयोजन हुआ था। ठीक है। और ये इसका कौन सा संस्करण है मियामी ओपन का? तो 27वां संस्करण है डियर। कौन सा? 27वां। सारे पॉइंट याद रखिएगा मियामी ओपन से संबंधित। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का कृषि उत्पाद का निर्यात अब तक सर्वाधिक कितना पहुंच गया है? तो भारत का जो कृषि उत्पाद है डियर, ये अब तक जाके कितना पहुंच गया है? तो $50 बिलियन। कितना पहुंच गया है डियर? $50 बिलियन पार कर चुका है भारत का कृषि उत्पाद। याद रखिएगा कितना? $50 बिलियन पार कर चुका है। रिकॉर्ड है भारत का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात है कृषि के क्षेत्र में। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? $50 बिलियन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर किस नाम से लॉन्च किया गया है? प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी एक प्रकार से प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए सही तरीके से जागरूकता शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया डियर? तो उसका नाम है प्रकृति। क्या नाम है? प्रकृति नाम से लॉन्च किया गया। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। याद रखिएगा इन्वायरमेंट से भी संबंधित है ये क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा प्रकृति। अभी हाल ही में फिर से आपकी फोर्ब्स की सूची जारी हुई है डियर, और फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो ये सबको पता है कौन है। एलन मस्क हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? तो जेफ बेजोस हैं दूसरे नंबर पर। बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है तीसरे नंबर पर हैं। ये पॉइंट तीनों लोगों को याद रखिएगा। भारत में शीर्ष पर कौन है? तो मुकेश अंबानी जो हैं भारत में शीर्ष पर हैं, पूरे विश्व में 10वें नंबर पर हैं। और 11वें नंबर पर हैं गौतम अडानी, और पूरे एशिया में दूसरे नंबर पर हैं। याद रखिएगा। ठीक है। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का एलन मस्क विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमारे जितने भी वन लाइनर सेशन थे डियर वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ, प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर। जल्दी से एक बार सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के बीच में डियर। फिर आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तरी सेशन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा प्रश्नोत्तरी सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर टोटल 10 क्वेश्चन। कितना? टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस प्रश्नोत्तरी सेशन में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू डियर। गणगौर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ किस राज्य में मनाया जाता है? कौन से राज्य में इस पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर लद्दाख में? कौन से राज्य में इसको मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पर्व से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो डियर याद रखिएगा जो गणगौर पर्व है ये मनाया जाता है कहाँ पर? राजस्थान में।
ठीक है, राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। और एक प्रकार से ये जो पर्व है ये भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। इसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। पिछले 2 वर्षों में कोविड महामारी के कारण इस जो पर्व है इसमें किसी प्रकार का शाही बारात जो निकाली जाती है उसका आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस बार फिर से जयपुर में शाही बारात का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, इसमें एक शाही बारात की आयोजन किया जाती है, भगवान शिव और पार्वती की प्रार्थना की जाती है इस पर्व में, जो राजस्थान में मनाया जाता है। और इसमें राजस्थान में जो पर्व मनाया जाता है इसमें सुहागिन और अविवाहित दोनों महिलाएं इसमें शामिल होती हैं, दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल होती हैं, जो लगभग 16 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कितने दिन डियर? तो लगभग 16 दिनों तक इसका आयोजन किया जाता है। याद रखिएगा इस पर्व को, और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इसको राजस्थान में मनाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का राजस्थान विल बी द करेक्ट आंसर। हमें पता है राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य भी है। उसके अलावा राजस्थान की कैपिटल जयपुर जो है, जहाँ पर इस पर्व में एक जो रैली निकाली जाती है, एक प्रकार से शाही बारात निकाली जाती है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में ही आपका 3 यूनेस्को स्थल हैं, याद रखिएगा। कितने डियर? 3 यूनेस्को स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में है। शांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ये सारे आपके पॉइंट याद रखिएगा, राजस्थान से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल भी कहाँ है? तो राजस्थान में ही है, और आंसर हो जाएगा राजस्थान विल बी द करेक्ट आंसर। आइए मूव करते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है वन्यजीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है जिसने वन्य जीवों को कानूनी अधिकार प्रदान किया? यानी अब जो जीव हैं वो उनके ऊपर भी वो सारे अधिकार लागू होते हैं जो किसी व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं डियर। यानी अगर किसी जीव को आप आसानी से अपने घरों में नहीं रख सकते हैं, जबरदस्ती किसी भी जंतु को आप मार नहीं सकते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी अधिकार लागू होते हैं। याद रखिएगा, तो ये कौन से देश में ये कानून बना है जहाँ पर जीवों को ये अधिकार प्राप्त दिया गया है? वेनेजुएला में, इक्वेडोर में, श्रीलंका में, या फिर चाइना में? तो डियर ये जो देश बना है उसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है डियर? इक्वाडोर। इसका नाम है अमेरिका, आपके दक्षिण अमेरिका में आपने देश देखा होगा इक्वाडोर, वहीं पर ये पहला देश बन चुका है दुनिया का जिसके सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है कि जो वन्यजीव कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। और ये फैसला दिया गया है एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले में। किसके मामले में डियर? एक बंदर एस्ट्रेलिटा के मामले में। ये केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कहा गया है। आखिर मामला क्या था? तो याद रखिएगा, एक मंकी को डियर यहाँ जंगल से पकड़कर लाया गया था और उसको पालतू बनाकर रखा गया था, लेकिन 2019 में उसे चिड़ियाघर में भेज दिया गया, जहाँ भेजने के 1 महीने के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से जो है ये केस वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। और अब जो है वहाँ पर हैबियस कार्पस यानी किसी को उसकी मर्जी के बगैर कैद करने के मामले में यहाँ पर अपराध घोषित कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का? इक्वाडोर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री बागवानी जो बीमा योजना है डियर, ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं, वो है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं जिनका नाम है जेपी दलाल। क्या नाम है डियर? जेपी दलाल जो हैं उन्हीं के द्वारा जो है इस योजना का पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। जेपी दलाल के द्वारा, जो हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, इस उद्देश्य क्या है डियर? तो इसका उद्देश्य है सरकार के द्वारा जो भी फसलें हैं, अगर कोई प्रतिकूल मौसम होता है तो आपदाएं अगर कोई आती हैं तो फसलों को उसकी नुकसान की भरपाई की जाएगी इस योजना के माध्यम से। और इस योजना के द्वारा सब्जियों और मसालों के लिए लगभग 30,000 रुपये प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की राशि की भरपाई की सुविधा रखी गई है। यहाँ पर जो फसलों की भरपाई की जाएगी वो उनके खराब होने के परसेंटेज के आधार पर, जिसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 25%, 50%, 75% या फिर
100%। तो जिस हिसाब से फसलों का नुकसान होगा, नुकसान की भरपाई उसी हिसाब से की जाएगी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इस योजना के तहत कितनी फसलों को शामिल किया गया डियर? तो 21 फसलों को शामिल किया गया है। और इन 21 फसलों में क्या क्या हैं? तो 14 प्रकार की सब्जियां हैं। उसके अलावा यहाँ पर 5 फसलें हैं, 5 फल हैं आपके, और 5 फलों के अलावा 2 मसाले हैं। तो ये टोटल 21 आपके हैं, 2 मसाले हैं, 5 फल हैं, 14 सब्जियां हैं। इसको जो है इसके तहत रखा गया है, और यह आंसर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा डियर हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसी के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये भी हरियाणा के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है डियर। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत, यहाँ पर शुरुआत होगा किस राज्य के द्वारा की गई है? चलिए जल्दी से आंसर बताइएगा। हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत है वो किस राज्य के द्वारा की गई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा डियर? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर डियर? जल्दी से सारे लोगों का आंसर आना चाहिए, और एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? हिम प्रहरी योजना। ये हिम प्रहरी योजना, ये जितने भी आपके हिमालय वाले राज्य हैं, कंफ्यूजन सबको होगी डियर, लेकिन याद रखिएगा इसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा डियर? उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है हिम प्रहरी योजना की। आखिर हिम प्रहरी जो योजना है वो होता क्या है डियर? तो हिम प्रहरी योजना एक प्रकार की योजना है जिसके माध्यम से जो आपके हिमालय के क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं उत्तराखंड में जहां पर स्थायी निवास पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वहां पर केंद्र सरकार की मदद से, सुरक्षा बलों की मदद से फिर से वहां पर जो है लोगों को बसाया जाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब भारत में उत्तराखंड में एक प्रलय आई थी, उस समय उत्तराखंड के कई सारे गांव और शहर नष्ट हो चुके थे, और उन्हीं शहरों को फिर से बसाने की योजना चल रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जिसको नाम दिया गया है हिम प्रहरी योजना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यहाँ की कैपिटल है देहरादून। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है डियर, याद रखिएगा सारी चीजें। आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो भारत से, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको एक नया राज्य बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा तीसरा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है अग्निपथ प्रवेश स्कीम का संबंध किससे है? अग्निपथ प्रवेश स्कीम का संबंध किससे है डियर? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अग्निपथ प्रवेश स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ मूवी की बात नहीं की जा रही है डियर। अग्निपथ प्रवेश स्कीम का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अग्निपथ जो प्रवेश स्कीम है डियर, ये एक प्रकार की कैसी स्कीम है? सेना में 3 वर्ष के लिए भर्ती के लिए, IIT में प्रवेश के लिए, इनोवेशन पहल के लिए, या फिर यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने की पहल है। तो ये जो आपका अग्निपथ प्रवेश स्कीम है डियर, इसका संबंध है सेना में 3 सालों के लिए भारतीय जो युवा हैं उनकी नियुक्ति करना एक प्रकार के अप्रेंटिस के रूप में, और बाद में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर सरकार की सुविधाओं के आधार पर उनको भी परमानेंट किया जा सकता है। लेकिन ये आपका जो स्कीम है हमारे देश में युवाओं को एक प्रकार से रोजगार से जोड़ने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है, जिसका नाम है अग्निपथ प्रवेश स्कीम। सेना के द्वारा इसकी पहल की गई है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा सेना में 3 वर्ष के लिए भर्ती के लिए। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पहला यहाँ पर, जो बहुत ही जल्द ऐसा लग रहा है, काफ़ी जल्द जो है इसकी सुनवाई की जाएगी हमारे देश में। सेना में भर्ती किया जाएगा युवाओं को, एक साथ काफ़ी बड़ी मात्रा में युवाओं की भर्ती होगी। ठीक है, एक प्रकार से क्रांति होगी सेना में। ठीक है, अगर ये आपकी स्कीम चलाई जाती है अग्निपथ प्रवेश स्कीम, आसपास के जो देश हैं वहाँ तो तहलका मच जाएगा, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान जैसे जो देश हैं, जितनी उनकी पॉपुलेशन है उतनी तो फिर हमारे देश में सेनाएं हो जाएंगी। चलिए, आंसर हो जाएगा पहला हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है 6 अप्रैल 2022 को किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है? ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर आपके सेशन का, कि 6 अप्रैल 2022 को किस पार्टी का स्थापना दिवस
मनाया गया है? चलिए सारे लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का आना चाहिए कि किस पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है 6 अप्रैल 2022 को? भारतीय जनता पार्टी का, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, या फिर आम आदमी पार्टी का? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर? जल्दी से सारे लोगों का सेशन में आंसर भी कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए कि आप लोगों ने अपना आंसर क्या दिया है। आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो कौन सी पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया डियर? तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है? बीजेपी जिसको हम कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है वो मनाया गया है 42वां स्थापना दिवस 6 अप्रैल को। ठीक है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें डियर, तो इसकी शुरुआत जो होती है वो बेसिकली जनसंघ से होती है। किससे? जनसंघ की नाम की एक पार्टी थी जिसका जो है स्थापना 1951 में डियर, जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 में 1951 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी जनसंघ की। लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1977 में, आपातकाल जब 75 में लगा था, तो इसके बाद 77 में फिर से भारत में चुनाव कराने की पहल की गई थी। और इसके बाद जो है जनता पार्टी बहुमत में आई थी, जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने जनसंघ के साथ में मिलकर के चुनाव में भाग लिया था, जनसंघ के साथ में मिलकर के, और सरकार बनाई गई थी। लेकिन जनता पार्टी ने बाद में ये कह दिया कि जिस जिसका संबंध संघ से है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से है, उनका हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। और इसी वजह से इसी के बाद लगभग 1980 में 6 अप्रैल 1980 को डियर, भारत में एक नई पार्टी का उदय हो गया जिसका नाम है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या है? तो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका नाम है यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जो है पहले अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के। इस प्रकार से आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डियर, भारतीय जनता पार्टी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए काफी इंपॉर्टेंट ये डियर आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार इन सारे टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी पार्टी की स्थापना कब हुई और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। दूसरा, अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो हमें पता है एक अंग्रेज के द्वारा 1885 में की गई थी। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई में डियर। कहाँ पर? मुंबई में इसकी पहली बैठक हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एक अलग से हमने सेशन बनाया हुआ है, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर के जरूर देखिएगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारी स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं डियर, उन सारे अधिवेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया है। एक बार आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है और आपके लिए काफ़ी इंजॉय करेंगे आप लोग, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए ये यानी याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, भारतीय जनता पार्टी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए मूव करते हैं डियर अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है अवैध टिकटिंग को रोकने के लिए दलालों के खिलाफ आरपीएफ, यानी आपका यहाँ पर आरपीएफ का मतलब क्या होता है? रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? ऑपरेशन उपलब्ध, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र शक्ति। तो ये जो आपका ऑपरेशन शुरू किया गया है उसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। क्या नाम है डियर? ऑपरेशन उपलब्ध उसका नाम है, जो दलालों के खिलाफ शुरू किया गया है। ये दलाल इसको कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा? तो आरपीएफ यानी आपके रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा डियर। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए, देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन समुद्र शक्ति भारत का समुद्री जो देश मित्र देश हैं उनके साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा पहला ऑपरेशन उपलब्ध। नेक्स्ट हमारा है किस मंत्रालय के द्वारा 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है? कौन से मंत्रालय के द्वारा 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया गया है डियर?
ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 22 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया है। क्यों ब्लॉक किया गया है? तो उसका रीजन है क्योंकि वो देश विरोधी गतिविधियों से ग्रसित थे, इसीलिए किस मंत्रालय के द्वारा इसको ब्लॉक किया गया डियर? तो ये विदेश मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय डियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको जो है 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है, जिसमें लगभग 260 करोड़ यूजर्स थे, याद रखिएगा लगभग 260 करोड़, यानी एक प्रकार से काफ़ी बड़ी जनसंख्या को यहाँ पर मिसगाइड किया जा रहा था इन चैनलों के माध्यम से। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सूचना मंत्रालय विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है भारत और किस देश के बीच में संयुक्त विशेष बल अभ्यास हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है? संयुक्त विशेष बल अभ्यास कहां पर संपन्न हुआ है डियर? तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। और वो कौन सा देश के साथ ये आपका अभ्यास हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कौन से देश के साथ में इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और जापान के बीच में, भारत सेशल्स के बीच में, भारत फ्रांस या फिर भारत और किर्गिस्तान। तो ये भारत और जापान की बात करें डियर, तो भारत और जापान के बीच में होता है आपका सबसे पहला तो अर्थ गार्जियन युद्धाभ्यास। कौन सा? अर्थ गार्जियन। दूसरा है जापाड युद्धाभ्यास और तीसरा है जाइमेक्स युद्धाभ्यास। सारे पॉइंट याद रखिएगा। जाइमेक्स, ये 3 प्रकार के युद्धाभ्यास होते हैं। इसके अलावा जापान मालाबार युद्धाभ्यास में भी शामिल होता है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ में। अभी हाल ही में सेशल्स के साथ में लामितीय युद्धाभ्यास हुआ था, फ्रांस के साथ में वरुणा युद्धाभ्यास हुआ था, और ये हुआ है किर्गिस्तान के साथ में डियर। कौन से देश के साथ में? किर्गिस्तान और भारत के बीच में ये संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया गया था डियर। कौन सा? 9वां संस्करण, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। 9th संस्करण है इसका, जो आयोजित किया गया है कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। ठीक है, क्या हो जाएगा नाम इसका? हम कहां पर? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में इसको आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में एक सैन्याभ्यास का भी आयोजन किया जाता है, जिसका नाम है, क्या नाम है डियर? अभ्यास खंजर, एक्सरसाइज खंजर का आयोजन किया जाता है भारत और किर्गिस्तान के बीच में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा स्कूल चलो अभियान किस जिले से शुरुआत की गई है डियर? गोरखपुर से। तो गोरखपुर से तो योगी जी है ही हैं, सहारनपुर से, श्रावस्ती से या फिर लखनऊ से। तो ये जो आपका अभियान है डियर, इसकी शुरुआत की गई है श्रावस्ती से। कहां पर? श्रावस्ती से इसकी शुरुआत की गई है स्कूल चलो अभियान की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा श्रावस्ती विल बी द करेक्ट आंसर यहां पर हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते थे डियर आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन का। और एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को आप सभी लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया डियर, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। और याद रखिएगा ये आपका डेली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम लोग डेली अपने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में डियर अपने ग्राम विकास के टेस्ट में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन।